दोस्तों ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ पे सबसे खतरनाक जेलों में से एक जेल में से कैसे 3 कैदी भाग गए। 12 जून 1962 की सुबह एक गार्ड रोज की तरह अल्काट्राज जेल में गिनती करने निकला। एक कोठरी के सामने पहुंचा। अंदर कैदी बिस्तर पर सोता हुआ दिखा। उसने दरवाजा खोला, कंधे पर हाथ रखा उसे जगाने के लिए, और अगले ही पल वो कंधा नहीं सिर उसके हाथ में आ गया। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे एक अल्काट्राज नाम का आइलैंड है। वहाँ एक सबसे खतरनाक जेल है अल्काट्राज जेल। एक ऐसी जेल जो चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई थी। माना जाता था कि इस जेल से निकलना नामुमकिन है। 1934 से लेकर 1962 तक करीब 36 कैदियों ने यहाँ से 14 बार भागने की कोशिश की। ज्यादातर पकड़े गए, कुछ मारे गए और बाकी डूब गए। कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसने इस अल्काट्राज को हराया हो। लेकिन 11 जून 1962 की रात 3 कैदी फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिंग और क्लेरेंस एंगलिंग अपनी कोठरी से गायब हो गए। पीछे छोड़ गए सिर्फ 3 नकली सिर जो उन्होंने खुद बनाए थे। सवाल है, क्या वो तीनों समुद्र में डूब गए या ये पहली ऐसी फरारी थी जो अल्काट्राज से कामयाब हुई थी? एफबीआई ने इस केस पर 17 साल तक जांच की और आज 60 साल बाद भी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अल्काट्राज सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में किनारे से करीब 2 किलोमीटर की दूर एक छोटे से द्वीप पर बनी जेल थी। यहाँ अमेरिका के सबसे खतरनाक और बार बार भागने की कोशिश करने वाले कैदियों को रखा जाता था। जेल के चारों तरफ पानी का तापमान अराउंड 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रहता था। एंड इतने ठंडे पानी के अंदर कुछ ही मिनटों में शरीर सून पड़ने लगता है। एंड यहाँ पे धाराएं इतनी तेज थी कि अच्छे तैरक भी रास्ता भटक जाए। एंड इसी वजह से यहाँ के जेल प्रशासन का पूरा भरोसा था कि इस जेल से निकलना नामुमकिन है। इसी जेल में था फ्रैंक मॉरिस, एक कैदी जिसका आईक्यू रिकॉर्ड के मुताबिक करीब 133 था। उसे बार बार जेल हुई थी, ज्यादातर चोरी और डकैती के मामलों में। हर जेल से वो भागने की कोशिश भी करता रहा। यही वजह थी कि उसे हाई एस्केप रिस्क मानकर अल्काट्राज जेल भेजा गया था। अल्काट्राज में उसकी मुलाकात 2 भाइयों से हुई, जॉन एंगलिंग और क्लेरेंस एंगलिंग। ये दोनों भाइयों भी पहले अलग अलग जेलों से भागने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार वो पकड़े जाते थे। एंड यहाँ पे इन तीनों की सोच मिल गई। इस जेल में हर एक की अपनी अपनी कोठरी थी, बस वो आपस में सटी हुई थी, एक ही सेल ब्लॉक की एक ही लाइन में। फ्रैंक की कोठरी के बगल में क्लेरेंस और उसके बगल में जॉन। इस वजह से रात में दीवार थपथपाकर या धीमी आवाज में आपस में बात कर पाते थे बिना किसी का ध्यान खींचे। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस तीनों पहले एक और जेल में भी साथ रह चुके थे, जहां उन्होंने पहली बार भागने का प्लान बनाया था। लेकिन वहां पे उस प्लान का पता गार्ड को पता चल गया था एंड बाद में उन तीनों को अलग अलग जेल में भेज दिया गया था। लेकिन अब किस्मत मान लो या प्रशासन की गलती, अल्काट्राज जेल के अंदर ये तीनों एक साथ आ गए थे। यानी ये जो फरारी का प्लान है ये अचानक से नहीं हुआ, इनके दिमाग में ये सालों से प्लान चल रहा था। बाद में एक चौथा कैदी भी इनके प्लान में शामिल हुआ, उसका नाम था एलन वेस्ट। एंड यहीं से शुरू होती है असली प्लानिंग, जो अल्काट्राज की दीवारों के पीछे कई महीने तक चलती रहेगी। फ्रैंक ने सबसे पहले उसकी सेल की जो दीवार थी उसको तपासना चालू कर दिया। हर सेल के पीछे एक वेंटिलेशन ग्रिल थी और ग्रिल के आसपास की कंक्रीट सालों की नमी की वजह से बाकी दीवारों से कमजोर हो चुकी थी। और उसके पीछे एक सर्विस कॉरिडोर था जो जेल की सीधे छत तक जाता था। एंड गार्ड वहां पे कभी कभार ही आते थे। प्लान एकदम सिंपल बनाया था, दीवार में छेद करो, सर्विस कॉरिडोर के अंदर घुसो, वहां से छत पे जाओ। लेकिन अब सवाल यह था कि बिना कोई औजार के हर रोज चेक होने वाली कोठरी के अंदर ये काम कैसे होगा? एंड उन्होंने जो भी हाथ लगा उससे काम चलाना चालू कर दिया। जेल की कैंटीन से धातु के चम्मच, नेल क्लिपर्स और छोटे छोटे औजार जैसी चीजें चुराई और उन्हें घिसकर दीवार खोदने लायक बनाया।
एक पुराना वैक्यूम क्लीनर मोटर तक उन्होंने जुगाड़ करके ड्रिल जैसा यंत्र बना लिया था। हर रात जब गार्ड दूर होते, आमतौर पर रात 9 बजे के बाद चारों बारी बारी से दीवार खोदते। आवाज छिपाने के लिए एक केडी अकॉर्डियन बजाता रहा ताकि गार्ड को खुदाई की आवाज सुनाई न दे। ये टाइमिंग उन्होंने हफ्तों तक गार्ड को ऑब्जर्व करके बनाई थी। और जो कंक्रीट निकलती थी उसके टुकड़ों को कपड़ों में छिपाकर जेब के अंदर ले जाकर जेल के आंगन में टहलते वक्त चुपचाप गिरा दिया जाता था। ध्यान देने वाली बात यह है कि चारों ने अपनी अपनी दीवार अलग से खोदी। एक ही दीवार तोड़कर सबने इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी अलग कोठरी में बंद था और हर किसी को अपना रास्ता खुद बनाना था। लेकिन ये चारों अलग अलग छेद आखिरकार एक ही जगह पे मिलते थे, वो था पीछे बनी उस सर्विस कॉरिडोर के अंदर। यानी रास्ता शुरू अलग अलग होता था लेकिन मंजिल एक ही थी। ये काम लगातार करीब 6 महीने तक चला, हर दिन हर रात बिना एक भी गलती किए। सोचिए, 6 महीने तक रोज होने वाली चेकिंग के बावजूद भी ये काम लगातार किसी गार्ड को होने लगे बिना चलता रहा। ये कोई किस्मत नहीं थी, ये बेहद बारीक प्लान का नतीजा था। लेकिन ये काम महीनों तक छुपा कैसे रहा? इसका जवाब था वो सर्विस कॉरिडोर खुद। ये कोई आम रास्ता नहीं था, ये दरअसल एक मेंटेनेंस कॉरिडोर था जो पूरे सेल ब्लॉक की दीवार के पीछे ऊपर तक जाता था। इसमें जल की पानी और प्लम्बिंग की पाइपलाइनें फिट थी। इस रास्ते में ना तो कोई गार्ड की पेट्रोलिंग थी, ना कोई कैदी आ जा सकता था। बस कभी कभार रिपेयर वाले स्टाफ आते थे, वो भी साल में करीब एक ही बार। यानी इस पूरे जेल के सिस्टम के अंदर ये एक ब्लाइंड स्पॉट था एंड फ्रैंक ने इसी कमजोरी को पकड़ लिया था। अब दीवार में इतना बड़ा छेद हो गया था कि एक आदमी आराम से अंदर बाहर आ जा सके। लेकिन अब सवाल यह था कि हर रोज गार्ड चेक करने आता था। अब अगर बिस्तर खाली दिखा तो तुरंत अलार्म बज जाएगा। इसके लिए उन लोगों ने एक तरकीब निकाली जो आज भी इस पूरे केस के अंदर मशहूर हिस्सा माना जाता है। वो था नकली सिर। साबुन, टॉयलेट पेपर, टूथपेस्ट और प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसी चीजों से एक सिर का शेप बनाया गया। फिर जेल की नाई की दुकान से गिरे हुए असली बाल इकट्ठा करके उन सिर पर चिपकाए गए और स्किन जैसा कलर दे दिया। ये सिर बिस्तर पर इस तरह से रखे जाते थे कि अगर रात को गार्ड की चेकिंग के दौरान अगर टॉर्च से गार्ड चेक करे तो गार्ड को ऐसा लगे कि कैदी मुड़ के सो रहा है। एंड ये काम कर भी गया। अब अगला और सबसे बड़ा सवाल था, जेल से निकलने के बाद ठंडे और खतरनाक समुद्रों को पार कैसे करेंगे? इसका हल उन लोगों ने रेनकोट से निकाला। उन्होंने जेल के अंदर इस्तेमाल होने वाले करीब 50 रेनकोट इकट्ठा किया। कुछ चुरा लिया, कुछ दूसरी डील करके दूसरे कैदी से ले लिया। फिर उन्हें गर्म भाप और सिलाई की मदद से जोड़कर एक अस्थायी रबर की नाव और कुछ लाइफ जैकेट तैयार की। भाप के लिए उन्होंने जेल की गर्म पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जो सर्विस कॉरिडोर से ही निकलती थी। ये सारा काम सर्विस कॉरिडोर में नहीं बल्कि उससे भी ऊपर सेल ब्लॉक की छत के नीचे बनी एक और छुपी हुई जगह में होता था। यानी सबसे पहले वो दीवार से निकलकर सर्विस कॉरिडोर में जाते थे एंड वहां से ऊपर चढ़ के वो जो हिडन वाला एरिया था वहां पे जाते थे एंड यहाँ पे ये सब सारा काम करते थे। नाव सीलना, लाइफ जैकेट बनाना, औजार छिपाना। बाद में सारा काम हो जाने के बाद जो दीवार का वो छेद था उसको इस तरह से ढकते थे कि किसी गार्ड को भनक भी ना लगे। रात के सिर्फ कुछ ही मिनटों में बहुत सावधानी से ये काम होता था और हर बार खत्म होने पे पूरा सामान वापस छिपा दिया जाता था। अब बस एक ही बाकी था, वो था सही रात का इंतजार। 11 जून 1962 की रात करीब 9:30 बजे जब जेल में सन्नाटा छा गया। तीनों ने अपने बिस्तर पर नकली सिर रखे, वेंटिलेशन ग्रिल हटाई और अपने अपने छेद से सर्विस कॉरिडोर के अंदर घुस गए। वहां से वो ऊपर छुपी हुई जगह तक पहुंचे जहां पहले से छुपाई हुई नाव और लाइफ जैकेट रखी थी। सामान उठाकर वो पाइपों के सहारे जेल की छत तक चढ़े। छत से करीब 50 नीचे फीट एक लंबे पाइप पकड़कर वो धीरे धीरे जमीन पर उतरे। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हुई जो इस पूरे प्लान को बदल सकती थी। जो चौथा साथी एलन वेस्ट था, उसे छेद खोलने के अंदर बहुत देर हो गई क्योंकि उसने दीवार के होल के आसपास सीमेंट जैसा हेवी मटेरियल यूज कर लिया है जिसको खोदने में उसे बहुत देर हो गई एंड इसी वजह से वो टाइम पे छत पे नहीं पहुंच पाया। बाकी तीनों ने वहां पे इंतजार किया। हर मिनट बढ़ता जा रहा था और साथ ही पकड़े जाने का भी खतरा था। आखिरकार उन्होंने एलन वेस्ट के बिना ही आगे बढ़ने का एक फैसला ले लिया। ये फैसला अकेले एलन वेस्ट की किस्मत बदलने वाला था क्योंकि आगे जो भी होने वाला था वो इसी फैसले पे डिपेंड था। समुद्र किनारे पहुंचकर फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस ने अपनी रेनकोट वाली नाव में हवा भरी, लाइफ जैकेट पहनी और ठंडे पानी में नाव उतार दी। उसके बाद क्या हुआ वो आज तक किसी को ठीक से नहीं पता। सुबह करीब 7:30 बजे गार्ड रोज की तरह गिनती करने आया। फ्रैंक मॉरिस की कोठरी में बिस्तर पर कोई सोता दिखा, लेकिन जब उसने कंधा हिलाया तो सिर लुढ़क कर जमीन पर गिर गया। वो असली इंसान नहीं, नकली सिर था। तुरंत अलार्म बजा। जेल प्रशासन ने तीनों सेल चेक की। दीवार में बड़े बड़े छेद मिले, सर्विस कॉरिडोर में औजार और रेनकोट के टुकड़े मिले। अब ये साफ हो गया था कि अल्काट्राज की जेल से 3 कैदी फरार हो चुके हैं एंड जो वो चौथा साथी था उसको प्रशासन ने पकड़ लिया एंड उसने प्रशासन को पूरे प्लान की डिटेल दे दी। FBI, सैन फ्रांसिस्को पुलिस और कोस्ट गार्ड
सब इस केस में लग गए। हेलीकॉप्टर और बोट से पूरी खाड़ी छानी गई। सैकड़ों लोग इस सर्च ऑपरेशन में लगे। कुछ दिनों में समुद्र से एक टूटा हुआ चाकू मिला, एक लाइफ जैकेट का टुकड़ा भी मिला, साथ ही कुछ निजी सामान और कागजात का एक वाटरप्रूफ पैकेट जिसमें परिवार के पते लिखे थे। लेकिन एक चीज नहीं मिली, वो था कोई बॉडी। यहीं से शुरू होता है वो सवाल जो आज तक उसका जवाब किसी के पास नहीं मिला। ऑफिशियल जांच का शुरुआती नतीजा ये था कि तीनों ठंडी पानी और तेज धाराओं के अंदर डूब गए होंगे। एफबीआई का ये तर्क था कि इतने लंबे समय तक ऐसे ठंडे पानी के अंदर जिंदा रहना नामुमकिन है। एंड रबर की एक ऐसी देसी नाव से इतनी तेज धाराओं को पार करना भी मुश्किल है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो इस थियरी से मेल नहीं खाती है। पहली बात, तीनों ने महीनों तक प्लानिंग की थी, सिर्फ दीवार खोदने में नहीं बल्कि समुद्र की धाराओं को भी स्टडी किया था। दूसरी बात, उसने वो रात इसलिए चुनी थी कि जब पानी की धाराएं किनारे के तरफ बह रही हो, ना कि समुद्र की तरफ। और तीसरी बात, बाद में हुए कुछ टेस्ट में पाया गया कि अगर सही टाइमिंग और सही दिशा पकड़ी जाए तो उस रात एक नाव सैन फ्रांसिस्को के नजदीकी किनारे तक पहुंच सकती थी। 1963 में अल्काट्राज जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि इस फरारी ने भी इसी फैसले में भूमिका निभाई। वैसे भी जेल को मेंटेन करना पहले से बहुत महंगा हो गया था। इसके कुछ साल बाद कुछ ऐसे दावे भी आए जिसने इस पूरे केस को एक रहस्यमय बना दिया। एंगलिंग परिवार के कुछ लोगों ने कुछ ऐसा दावा किया कि जो वो बताते हैं कि सालों बाद भी ये दोनों भाइयों अभी तक जिंदा थे। जैसे उनकी माँ के फ्यूनरल में दो अनजान आदमी दूर खड़े दिखे थे, जिसकी शक्ल और कद एंगलिंग भाइयों से काफी मिलती थी, लेकिन वो किसी से बात किए बिना ही वहां से चले गए। फिर 2013 में एक और मोड़ आया। एफबीआई को एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखने वाले ने खुद को एंगलिंग जोंग बताया। चिट्ठी में दावा था कि तीनों भागने में कामयाब हुए थे। फ्रैंक और क्लेरेंस की बाद में अलग अलग वजहों से मौत हो चुकी थी और वो खुद बीमार था। उसने लिखा कि अगर उसे कम सजा हो और सही इलाज मिले तो वो खुद सरेंडर करने के लिए राजी है। एफबीआई ने इस चिट्ठी की हैंडराइटिंग और बाकी डिटेल्स की जांच की, लेकिन ये पक्के तौर पर साबित नहीं हो पाया कि ये जॉन एंगलिंग ने ही लिखी थी। कुछ एक्सपर्ट का कहना था कि हैंडराइटिंग में काफी समानता थी, जबकि कुछ का कहना था कि ये सबूत काफी नहीं है। आज 60 साल हो चुके हैं इस केस के, एंड आज भी ये ऑफिशियली सुलझा नहीं है। एफबीआई ने 1979 में इस केस को बंद कर दिया था, लेकिन उसे यूएस मार्शल सर्विस को ट्रांसफर कर दिया था, जो आज भी टेक्निकली इसे एक्टिव मानती है, क्योंकि बिना बॉडी मिले कानूनी तौर पर किसी को मृत घोषित नहीं किया जा सकता। तो सवाल वही रह जाता है, क्या फ्रैंक मोरिस, जॉन एंगलिंग और क्लेरेंस एंगलिंग उस रात समुद्र में डूब गए, या वो तीनों अमेरिका छोड़कर किसी दूसरे देश में नई पहचान के साथ बाकी जिंदगी जी गए? इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात तय है, अगर वो जिंदा बच निकले तो ये दुनिया की उन चंद फरारियों में से एक होगी जो आज तक पूरी तरह अनसुलझी है। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।